इस वीडियो में हम लोग पी ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली सबसे पहली बात हमारे पास ये आती है कि पी ब्लॉक एलिमेंट होते कौन से हैं। तो ऐसे कोई भी एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनका वो पी ऑर्बिटल में आता है, पी सबशेल में आता है, उनको हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक के सारे एलिमेंट जो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, जो कि है क्या है, बोरोन फैमिली हमारे पास। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हमारे पास बोरोन फैमिली की, वो क्या है कि जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसकी कन्फिग्रेशन 2s2 2p1 होगी। जो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं 3s2 3p1 4s2 4p1 5s2 5p1 6s2 6p1 7s2 7p1। तो जो n की वैल्यू है वो 2 से लेकर 7 तक है। s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब इस ग्रुप की ना एक खास बात है, वो ध्यान रखना कि जो हमारे पास कौन कौन से हैं, गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, फिर ये अनंट्रायम जो है ना, इसमें जो s वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि s से अंदर जो हमारे पास सब शेल है वो कौन से हैं, d है, 4d है, 4f और 5d है। तो ये जो सब शेल होते हैं ना, इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होने के कारण क्या होता है, ये बेसिकली जो एस वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनको न्यूक्लियस अच्छे से अट्रैक्ट करता है, तो वो बॉन्डिंग में रोल प्ले नहीं करते, वो लूज़ भी नहीं होंगे। तो डाउन द ग्रुप जो है ना, ये ट्रेंड फॉलो होगा कि जो हमारे पास बोरोन और एल्युमिनियम है वो तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे, एक पी का और 2 एस वाले, लेकिन बाकी सारे के सारे जो होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि वो एस वाले इलेक्ट्रॉन लूज़ ना हो। और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ना इफेक्ट करने वाला है, इसीलिए मैं इसको पहले बता रहा हूँ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद, वो हमारे पास आता है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। अगर मैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करूँ ग्रुप 13 के एलिमेंट की ना, तो ग्रुप 2 के एलिमेंट के कंपैरेटिवली इनका जो रेडियाई होता है, चाहे वो एटॉमिक हो चाहे आयनिक रेडियाई, वो छोटा होता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ग्रुप 2 से ग्रुप 13 की तरफ को जाते हैं ना, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है और साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियस के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसके। और अगर मैं ग्रुप में मूव करूं, यानी कि मैं बोरोन से लेकर थैलियम तक मूव करूं, तो हमारे पास जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हैं वो इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करते हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो एटॉमिक रेडियाई है गैलियम का, अगर हम ग्रुप के हिसाब से देखें तो गैलियम जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए एल्युमिनियम से, लेकिन गैलियम का जो एटॉमिक रेडियाई है ना वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। होता क्या है, गैलियम से ना हमारे पास 3D ऑर्बिटल फिल होने शुरू हो जाते हैं, और 3D का पोअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो गैलियम पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। इसी वजह से उसका जो चार्ज होता है ना वो ज़्यादा होने के कारण साइज़ छोटा हो जाता है। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में से हम माइनस कर देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट को। तो गैलियम के केस में जो 3D सब शेल है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है, जिस वजह से उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा रहता है और उसका साइज़ छोटा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अगर मैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ तो जो ग्रुप 13 की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 2 के कंपैरेटिवली कम होती है, यानी कि इनका साइज़ छोटा है, स्टिल इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम है। अब ऐसा होता क्यों है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा? देखो, अब ग्रुप 13 की तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है ना हमारे पास, और अगर मैं ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूँ वो NS2 है। तो होता क्या है हमारे पास, अब ग्रुप 13 के केस में तो हमें पी में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है ना, और ग्रुप 2 के केस में हमें एस में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो होता क्या है, जो रिमूवल होता है पी सबसेल से वो आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल। सो ग्रुप 13 एलिमेंट की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ग्रुप 2 के कंपैरेटिवली क्या होती है, कम होती है। तो बेसिकली डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए वो डिक्रीज़ करनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पास बोरोन के बाद एल्युमिनियम आने की बजाय पहले थैलियम है और फिर गैलियम है। अब ऐसा क्यों होता है? अब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन गैलियम में 3D ऑर्बिटल फिल हो रहा है और थैलियम में 4D और 5f ऑर्बिटल फिल हो रहा है।
अब डी और एफ ऑर्बिटल जो होते हैं ना, इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है पुअर होता है, वो न्यूक्लियस के चार्ज को अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। तो इसी वजह से दोनों के दोनों कौन से, गैलियम और थैलियम का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी वजह से जो हमारे पास ट्रेंड है उसमें बोरोन के बाद थैलियम आ रहा है, फिर गैलियम आ रहा है, फिर एल्युमिनियम आ रहा है और फिर हमारे पास इंडियम आ रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल निकलता है। ठीक है, तो बेसिकली जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है मेटालिक कैरेक्टर। अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की बात करूँ तो हमारे पास जो बोरोन है वो नॉन मेटल है, और जो एल्युमिनियम और बाकी सारे के सारे एलिमेंट हैं हमारे पास ग्रुप 13 के, वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं। तो बेसिकली बोरोन के नॉन मेटल होने का कारण क्या है कि इसकी जो पहली 3 आयनाइजेशन एनर्जी का सम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है वो कम होती है, और जो एल्युमिनियम होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी का जो सम होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो सम होता है वो कम होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है हमारे ग्रुप 13 में, और ये मेटल की तरह एग्जिस्ट करता है। अगर मैं बाकी सारे मेटल्स की बात करूँ तो वो भी मेटल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना वो एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली लेस नेगेटिव होती है। तो ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और एल्युमिनियम के कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर की हमने बात की, बोरोन नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल हैं। अगर मैं बाकी सब में बात करूं तो जो एल्युमिनियम है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और बाकी सारे के सारे एल्युमिनियम से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि बाकी सब का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू एल्युमिनियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। अगर मैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास बोरोन से लेकर गैलियम तक जो है वो डिक्रीज़ करता है, लेकिन गैलियम के बाद दोबारा से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज़ कर रहा है अलॉन्ग द ग्रुप, लेकिन अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बोरोन से लेकर गैलियम तक तो डिक्रीज़ करेगा, लेकिन गैलियम से इंडियम और थैलियम का ज़्यादा होगा। तो बोरोन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है हमारे पास, 2453 केल्विन के करीब है हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर ना B12 आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। नाम याद रखना, B12 का जो स्ट्रक्चर होता है वो आइकोसाहेड्रल होता है। वहीं पर एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है गैलियम से। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि जो एल्युमिनियम, थैलियम और इंडियम है हमारे पास ना, उनके अंदर क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट होती है, उनके जो एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये ट्रेंड याद रखना। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं बात करूं, वैलेंस शेल की अगर मैं बात करूं सारे के सारे एलिमेंट के पास, तो NH2 और NP1 है हमारे पास कन्फिग्रेशन ना, तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज़ करती जाती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। बताया था ना मैंने, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो S सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इनर्ट पेयर की तरह एक्ट करते हैं, फिर तो वो लूज़ नहीं होंगे। तो हमारे पास बोरोन और एल्युमिनियम जो है वो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन गैलियम, इंडियम और थैलियम जो हैं वो +1 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, और जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर मैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करूँ तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्योंकि उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ड्राई ऑक्साइड फॉर्म करते हैं हमारे पास जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, और जो रिएक्टिविटी है ना वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। तो हमारे पास जो जनरल रिएक्शन है वो ये है कि जो मेटल है वो 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ट्राईऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो हमारे पास बोरोन ट्राईऑक्साइड से लेकर थैलियम ट्राईऑक्साइड सारे फॉर्म कर रखे हैं। जो थैलियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रिएक्ट करता है और थैलियम मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ। तो जो बोरोन और एल्युमिनियम है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाई टेम्परेचर पे और नाइट्राइड बनाते हैं, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट हैं इस ग्रुप के वो नाइट्राइड नहीं बनाएंगे।
जो बोरोन के नाइट्राइड होते हैं ना वो स्लिपरी सॉलिड होते हैं और उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है ग्रेफाइट की तरह, तो हम इसको ना इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखना, इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास ऊपर वाली भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस करैक्टर के बारे में। तो जो एसिड और बेस करैक्टर है किसका, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का। ग्रुप 13 के ट्राई ऑक्साइड थे, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ना हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बोरोन हाइड्रोक्साइड से लेकर थैलियम हाइड्रोक्साइड तक है। जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं बोरोन के, वो स्लाइटली एसिडिक होते हैं। सो ये हमारे पास बेस के साथ रिएक्ट करके, जैसे सोडियम मेटाबोरेट बन रहा ना, ये बनाते हैं। जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है एल्युमिनियम और गैलियम के, वो एम्फोटेरिक हैं, तो वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करने के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट दे रहा है। वहीं पर जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट आयन देता है। तो जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं इंडियम और थैलियम के, वो बेसिक होते हैं। तो बोरोन के एसिडिक हैं हमारे पास, एल्युमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक हैं, इंडियम और थैलियम के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक है नेचर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन मेटल के रिएक्शन की एसिड्स के साथ। तो जो बोरोन है वो रिएक्ट नहीं करता नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, बट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है। जैसे बोरोन जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जो ग्रुप 13 के दूसरे एलिमेंट हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों के साथ। तो देखो एल्युमिनियम HCl के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और एल्युमिनियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, जो बोरोन होता है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, उन्हीं एसिड के साथ रिएक्ट करता है जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, जैसे HNO3 और H2SO4 के साथ। बल्कि दूसरे सारे के सारे जो हैं वो ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, दोनों के दोनों एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिएक्शन विद कार्बन के साथ। अगर मैं बोरोन और एल्युमिनियम की बात करूँ, जब मैं उनको कार्बन के साथ हीट करूँगा तो मेरे पास कार्बाइड फॉर्म होते हैं। अब जो बोरोन का कार्बाइड होता है वो कोवलेंट होता है और एल्युमिनियम का जो कार्बाइड होता है वो आयनिक होता है नेचर में। और एल्युमिनियम के कार्बाइड का हमने पीछे भी रिएक्शन पढ़ा था जब हमने बेरिलियम के साथ इसका डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा था कि एल्युमिनियम के कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। तो बाकी सारे के सारे जो हैं इस ग्रुप के एलिमेंट वो कार्बाइड फॉर्म नहीं करते। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रिएक्शन विद हैलोजन। अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करूँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं, उनका जनरल फार्मूला होता है MX3। तो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन दे रखा है, लेकिन थैलियम का ट्राई आयोडाइड जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो थैलियम आयोडाइड है वो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो आयोडीन आयन होता है वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता थैलियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि थैलियम की जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो जब आयोडीन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसको ऑक्सीडाइज ही नहीं कर पाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन ही नहीं रिमूव कर पाएगा, तो वो फॉर्म ही नहीं होगा। इन थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। मैंने बताया था ना कि जो S सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज़ नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो D और F में आएंगे, और D और F का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। तो इसी वजह से जो S वाले इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है और वो लूज़ नहीं होते, वो इनर्ट पेयर की तरह एक्ट करते हैं। इसी वजह से जो थैलियम है वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी जो कि ज़्यादा स्टेबल होगी, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो ओवर होती है। इस वीडियो के बाद जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो हैं बोरोन के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो भी प्रिपरेशन है और प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे।